नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, आज ये उत्सव शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर समय से पहले ही लोगों की लाइनें दिख रही थीं। सुरक्षा के लिए पूरे चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। कई मतदान केंद्रों पर गुब्बारे और झालर लगाए गए हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों से आगाज कर रहे हैं ताकि आप भी समझ लें कि कितना महत्वपूर्ण है आज बाहर निकलकर वोट डालना। अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो वोट करने जरूर पहुंचिए। क्या पता। तो बुजुर्ग महिला जो मतदान करने पहुंची हैं उनसे हम बात करने की कोशिश आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो बहुत अहम है। कई बूथों से अलग अलग किस्म की तस्वीरें आई हैं, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें आई हैं। तो ये बहुत अहम होता है जब सीनियर सिटीजन्स पहुंचते हैं वोट डालने के लिए। ऐसे लोग वोट डालने के लिए पहुंचते हैं जो अपनी तमाम चुनौतियों को पार करते हुए पोलिंग बूथों पर पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और इन्हें देखकर बाकी जो लोग हैं, खासतौर से जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो अभी अभी इस व्यवस्था में शामिल हुए हैं, उनको उत्साह मिलता है और वो भी फिर घरों से बाहर निकलते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक पोलिंग बूथ से ये तस्वीर आई है जहां पर गुब्बारों से स्वागत किया जा रहा है मतदाताओं का। हमने आपको दिखाया कि ऐसे भी बूथ हैं जहां पर एनसीसी कैडेट्स मौजूद हैं, वो फूल बरसाकर लोगों का स्वागत कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाकर लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको हम ये आंकड़े बता रहे हैं, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें, 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज फर्स्ट फेज में मतदान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एनसीआर की ये सीटें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण अहमियत रखती हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी और पूरे देश के लिहाज से भी। कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज दांव पर है। देखना होगा कि सत्यपाल सिंह के क्षेत्र में बागपत में क्या होता है, देखना होगा वीके सिंह गाजियाबाद से खड़े हैं, उनको लेकर के क्या लोगों का मूड रहता है। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से हैं, फिर से एक बार उनको लेकर के क्या मिजाज है लोगों का, ये भी देखना होगा। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, वहां पर भी आज वोट डाला जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट नागपुर से नितिन गडकरी मैदान पर हैं और वहां पर भी आज वोट डाला जा रहा है फर्स्ट फेज में ही। ठाक करता है सब ठीक ही है। हम लोग तो कमाना खाना बेटे, आपको तो कहीं कुछ मिलना जुलना है। पेंसिल मिलता था, अखिलेश ने पेंसिल मिलवाया था, इन लोग ने कटवा दिए पेंसिल भी। अपने घर वाले के नाम से 500 रुपए में महीना में 3 महीने। तो अपने मुद्दों को लेकर के, अपने मुद्दों को जहन में भर के लोग आए हैं, पहुंचे हैं पोलिंग बूथ्स पर और वही मुद्दे जो पहले के वायदे हैं वो उनके जहन में रहेंगे और उसी के आधार पर वोटर्स वोट डालेंगे। सुबह से ही हम तमाम वोटर्स से, तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ्स पर, उनसे बात कर रहे हैं। उनमें युवा भी हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे विकास के मुद्दे पर, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा के मुद्दे पर वो वोट डालना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई और फैक्टर्स हैं जिन पर हम लगातार वक्त वक्त पर बात करते रहे हैं, चाहे वो जाति फैक्टर हो, चाहे वो पोलराइजेशन फैक्टर हो। इन तमाम फैक्टर्स के हिसाब से भी वोट डाले जाते हैं और ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा एंगल है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम है वहां के मुद्दे और उन्हीं मुद्दों की बात वो वोटर्स करते हैं जो पहुंचते हैं इन पोलिंग बूथ्स पर। तो सुबह से आम लोग पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ्स पर, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल भी, उनके नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। जनता से ये नेता ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रहे हैं। भारत बदलाव के लिए वोट कर रहा है और लोगों में अभूतपूर्व उत्साह को देख करके मैं बहुत रोमांचित हूँ। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण है। देखिए, मुझे लगता है कि अब की बार मतदाता का परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सब लोग
वोट के लिए लालायित है और सब लोग इस चीज़ के लिए लालायित है कि देश को एक अच्छी, मजबूत, सशक्त और काम करने वाली सरकार है। ये भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है। उनका एक मत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होता है और देश की दिशा और दशा दोनों तय करता है। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि वो हर हालत में अपने मत का प्रयोग करें। हमारा एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट, और जिसे कहते हैं कि राष्ट्रीयता का वो अंग है और उसी पे हम हैं। जनता वोट करेगी कि हमारे ज़िले में किस प्रकार से विकास हुआ है, जनता वोट करेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से देश को सुरक्षित रखा है, विकसित करने का काम किया है और तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है। और सीधे आपको हम एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने पोलिंग बूथ पर। वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया तमाम नेता अलग अलग दलों के पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। अगर वहां पर आज उनके क्षेत्र में मतदान है, वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और इससे एक अच्छा संदेश जाता है। आम लोगों को भी उत्साह मिलता है कि अगर उनके नेता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनको भी पहुंचना चाहिए। और आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या महत्व है इन चुनावों का और क्या महत्व है उन सीटों का, खासतौर से उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। क्या महत्व है, वहां पर कितनी बड़ी संख्या में जनता आगे आ रही है वोट डालने के लिए और उनके जहन में मुद्दे क्या काम कर रहे हैं और लोकतंत्र के लिए वोट डालना कितना जरूरी है, हम समझने की कोशिश करेंगे। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। ओपी यादव जी चुनावी विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और नेशनल वॉइस के एडिटर कुमार भवेश चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में विजय उपाध्याय जी आपसे करना चाहती हूँ, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? 17वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव का पहला फेज और आज 91 सीटों पर देश भर में मतदान कितना है? देखिए, आज तो मतदान की शुरुआत हुई है। 7 चरणों के जो चुनाव हैं और जो 2019 के चुनाव को लेकर सब में बड़ा इंतजार था, बहुत ज़्यादा खासतौर पे विपक्ष में कुछ ज़्यादा ही इंतजार था इस बात का कि कब चुनाव हो और जल्दी से चुनाव हो, और चुनाव हो तो फिर हम एक बड़े बदलाव की बात करें, जैसा अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में कहा है, या दूसरे नेता मायावती जी ने भी एक ट्वीट किया है, उन्होंने भी लोगों से वोट डालने की अपील की है और परिवर्तन की बातें की है। तो ये आज जो मतदान हुआ और इसके बाद जितने भी मतदान। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, हम जल्दी से उनको सुन लेते हैं। बार से चुनौती कम हो गई है। 5,68,000 नए वोट इस लोकसभा में बने हैं। 5,68,000 शायद देश में कहीं नहीं बने होंगे। और मैं समझता हूं जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु कांग्रेस थी। कांग्रेस तो इस बकेट से है ही बाहर, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो मैं समझता हूं 72 सीटों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरे पाले में खेल ही नहीं खेल रहे हैं। तो जीत तो हार तो बात की बात है। और उनके सामने एक विशाल का हिमालय की छवि लिए हुए एक ऐसा नेता खड़ा है, नरेंद्र मोदी। एक पार्टी खड़ी है जिसका गौरवमय इतिहास है। उस पार्टी ने, उस हमारे नेता ने पिछले 5 वर्षों में जो काम किए इस देश के लिए, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के लोगों का 132 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास जागा है, नए भारत के निर्माण का संकल्प जागा है, जितने काम हुए, विकास के काम हुए। तो केंद्रीय मंत्री हैं महेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर से सांसद हैं, एक बार फिर से उन्हें टिकट मिला है और वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बड़ी संख्या में जुटे हैं और वो उनके साथ विश्वास जताएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात बार बार हो रही है विजय जी, और नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में फर्स्ट टाइम वोटर्स से काफी अपील की। क्या महत्व है इन वोटर्स का, युवा वोटर्स का इन इलेक्शंस में? देखिए, पहली बात ये है कि ये 21st सेंचुरी में जन्मे और 21st सेंचुरी में पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं। अभी जैसे महेश शर्मा जी कह रहे थे कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 लाख वोट हैं, तो वोट तो हर जगह बढ़े हैं। और देखिए, बड़ी मुश्किल बात है जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं और मतदान की बात करते हैं और कहते हैं खूब बढ़ चढ़ के मतदान करिए। ऐसे में हमारी बढ़ती आबादी भी लगातार इस बात का एहसास करा रही कि इतनी भारी तादाद में हर साल या हर 5 साल पे वोट नए बन जाते हैं और वोटरों की तादाद बढ़ती जा रही है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो करीब 8 लाख और 7 लाख की होती थी, आज 17 लाख और 18 लाख की हो गई हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तो 34 लाख तक पहुंच गई हैं।
तो ये भी एक डिबेट होना चाहिए कि भाई ये मतदान बढ़े, मतदान का प्रतिशत बढ़े, बहुत अच्छी बात है। साथ में इस बात पे भी चर्चा हो कि हमारी डेमोक्रेसी की ताकत इस बात पे भी बनी रहे कि जो संसाधन डेवलप होते हैं उन संसाधनों के साथ आबादी का जो संतुलन है वो भी बना रहे, तभी हमारे फ्यूचर की जो डेमोक्रेसी है वो मेंटेन रहेगी। नहीं तो एक आबादी, एक माल्थस की थियरी है जिसपे मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमेशा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी वाला जो नारा चलता है लोकतंत्र में, इससे अलग हटके कि जब जनसंख्या खुद को ही कमजोर करेगी, खुद को ही मारकाट करने लगेगी, माल्थुसियन थ्योरी है अर्थशास्त्र में, तो उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए लोगों को। और ये भी कहना चाहिए भाई वोट बहुत बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा आबादी भी नियंत्रित करिए। हालांकि डेमोक्रेसी में एक बार ही ये प्रयोग हुआ था, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई इसके प्रयोग करने की। लेकिन सरकारों को आगे आने वाले दिन में सोचना पड़ेगा कि कितने और नए बूथ आप बनाएंगे, कितने नए मतदेय स्थल बनाएंगे और कितने और नए वोटर आप जोड़ते जाएंगे। बहरहाल ये एक अलग इशू है। लेकिन आज का जो मतदान है, खासतौर पे मैं उत्तर प्रदेश को देखूं, जो दिल्ली का रास्ता कहते हैं यूपी से होके जाता है, सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा जद्दोजहद इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। ठीक, मैं उस पर आऊंगी विजय जी, उस पर आऊंगी मैं विजय जी, लेकिन फिलहाल आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि डेमोक्रेसी में कितना महत्वपूर्ण है कि लोग घरों से बाहर निकलें और लोगों को अपनी ताकत का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ा अधिकार जनता को दिया गया है तो वो मताधिकार है और इसी के जरिए वो अपने नेता को चुनता है, अपने प्रतिनिधि को चुनता है, वो प्रतिनिधि संसद में जाते हैं, कानून बनाते हैं और देश के लिए बड़े फैसले करते हैं। इसीलिए एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है और यही आज इस मंच से भी हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर इनकी कंस्टिट्यूएंसी में, अगर आपके क्षेत्र में आज चुनाव है तो जरूर बाहर निकलिए। विजय जी की बात को आगे बढ़ाते हुए भवेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि लोकतंत्र की ताकत को यह किस तरह से दर्शाता है। कितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं, कितना वोटर टर्नआउट होता है, ये क्या एक उत्साह को दिखाता है कि लोकतंत्र में विश्वास लोगों का कितना है, इसे लेकर उत्साह लोगों का कितना है और भारत के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है। बहुत इंटरेस्टिंग है विजय जी ने जो बात आगे बढ़ाई कि हमारे वोटर तो बढ़ जा रहे हैं लेकिन उसको मैनेज करने की हमारी व्यवस्था नहीं बदल रही है। देखिए, वोटर बढ़ने की जो जहाँ तक सवाल है, भारत में इस बार या जो आकलन है अभी इस बार जो वोटर बढ़ गए हैं वो संख्या है जो जर्मनी की आबादी के बराबर है लगभग। तो इस तरह का विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट और वोटरों का विस्फोट, एक फिगर है जो पीयू रिसर्च का आया है, उसमें ये जानकारी दी गई है कि भारत में डेमोक्रेसी के प्रति सबसे ज़्यादा आस्था है। 79% लोग अभी भारत में जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, मौजूदा सिस्टम है, चूँकि इस सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और ये इस चुनाव में भी ये भी एक बड़ा मुद्दा है, चूँकि ये लोकशाही और तानाशाही बनाम ये चुनाव हो रहा है और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ पे लोकशाही नहीं है और विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। तो भारत में जहाँ तक लोकशाही का सवाल है, लोकशाही के जो मौजूदा सिस्टम है उसमें 79% लोग यकीन करते हैं और ये यकीन दूसरे विकसित देशों के मुकाबले हमारे यहाँ ज़्यादा है। यानी अभी भी हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसके प्रति ज़्यादातर लोगों की आस्था बनी हुई है, ये अच्छी बात है। मैं एक उस फिगर को बताना चाहूँगा कि क्या फ़र्क है हमारे भारत के डेमोक्रेसी के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में और ब्रिटेन के देशों में। हाँ, यूनाइटेड किंगडम में जो है 52% लोग इस तरह की, जो वहाँ जो सिस्टम है, भारत के सिस्टम की बात नहीं, वो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसमें 52% लोगों का यकीन है। अमेरिका में ये संख्या और कम है, 46%, और सबसे ज़्यादा कम है जहाँ पे चिंताजनक स्थिति है स्पेन में। तो ये फिगर है जिसके आधार पर हम बात कर सकते हैं कि भारत में अभी भी लोकशाही के प्रति एक आस्था बनी हुई है और शायद लोगों को मालूम है कि हम अपने वोट से सरकारें बदल देते हैं, ये ताकत उनके पास, आखिरी ताकत उन्हीं के पास है और इसीलिए वोटों के लिए भीड़ उमड़ती है बूथों पे। और बिल्कुल, और इस बीच एक इंफॉर्मेशन दे दें हम दर्शकों को, एक इंफॉर्मेशन दे दें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। बागपत का जो परसेंटेज है 9 बजे तक का वो मालूम चला है और दर्शकों को हम दिखा रहे हैं 9 बजे तक 11% वोटिंग बागपत में हुई है और धीरे धीरे करके आंकड़े जैसे जैसे आते जाएंगे हम और भी दर्शकों को दिखाते जाएंगे। फिलहाल बागपत की खबर आई है 9 बजे तक 11% वोटिंग बागपत में हुई है। भवेश जी, हाँ, तो ये एक बात विजय जी ने और उठाया था कि यूथ वोट ने पिछली बार करिश्मा किया था। 2014 में देखा जाए तो मोदी के समर्थन में यूथ वोट सबसे ज़्यादा उम्र के उनके सामने आया था और उनके हाथ मजबूत किए थे और आज जो सबसे मजबूत सरकार बनी है एक लंबे समय बाद, उसमें यूथ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यूथ को लेकर जो एक सर्वे आया और यूथ को लेकर जो पिछले कुछ समय से बातें हो रही थी कि उनके लिए रोजगार का जो इशू था वो बहुत
बहुत कह सकते हैं गंभीरता से उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं हुई। उनको उनकी नौकरियों का सवाल, उनको रोजगार का सवाल, ये अभी भी अधूरा है और क्वेश्चन कर रहा है विपक्ष कि ये भी एक इस बार चुनाव में मुद्दा है। बावजूद इसके यूथ जो है इस बार फिर से बूथ पे है। एक उनके बारे में भी एक सर्वे है और वो ये कहता है कि 64% लोग जो है वो जो अभी जो मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं उसको करप्ट मानते हैं और इसमें से 43% बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब उनको निराशा के स्तर पे उनका ये डिससेटिस्फैक्शन है कि आज के जो है राजनीतिक व्यवस्था में जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं और उनसे कोई उनको उम्मीद नहीं है। ऐसे लोगों की एक संख्या जो है 43। कई गांव में तो कई जगहों से गांव से ये खबर आई कि वहां पर लोगों ने बाकायदा वोट टांग दिए कि इस बार हम वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, इस बार हम पूरे चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पार्टी आती है वो एक ही तरह से काम करती है, विकास के कोई काम नहीं होते हैं, सिर्फ बस अपना उल्लू साधने की कोशिश होती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब तक जनता बाहर निकलेगी नहीं, जब तक वो सही नेता चुनेगी नहीं, तब तक इस तरह के मसलों से भी, इस तरह के परेशानियों से भी नहीं निजात पा सकती है जनता, और इसीलिए वोट करना बहुत जरूरी है। और इस बीच गाजियाबाद से भी खबर आ रही है, गाजियाबाद से भी कुछ आंकड़े आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाजियाबाद में कितने परसेंट, 12% वोट 9 बजे तक पड़े हैं। तो ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से खबर आ रही है। फिलहाल 9 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है। 9 बजे तक कितने परसेंट वोटर्स वहां पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, ये हमने आपको दिखाया। बागपत में 11% और गाजियाबाद में करीब 12% जनता बाहर निकली है और अपने मताधिकार का प्रयोग अब तक कर चुकी है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटर्स की संख्या बढ़ती जाएगी और लगातार तमाम नेता, आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर हों, आप किसी भी नेता को पसंद करते हों, सभी एक सुर में यही कह रहे हैं, ट्विटर पर कह रहे हैं, सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म्स पर कह रहे हैं, जो मीडिया से बात कर रहे हैं वहां भी यही अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए और वोट डालिए। तो उनकी जरूर सुनिए और हमारी भी आपसे अपील है कि अगर आपके कंस्टिट्यूएंसी में आज वोट डाले जा रहे हैं तो बाहर निकलिए और वोट करिए। इससे पहले कि अलग अलग सीटों की हम बात करें और मैं एक एक करके आपके पास आऊंगी, क्योंकि उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों पर आज इलेक्शन है और वहां की कई सीटों पर, जहां पर चाहे हम हरिद्वार की बात करें, अच्छा चिराग पासवान को सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यूनाइटेड हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक अपना बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा है, उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर रहा है जो कि 2014 में हम लोग के साथ नहीं था। तो उनके आने से भी बहुत लाभ एनडीए के तमाम प्रत्याशियों को मिलेगा। अंतिम सवाल, महागठबंधन को कहां देख रहे हैं बिहार में? लग रहा है कहीं फाइट में है, खास के आपके कंस्टिट्यूएंसी में या कहीं और हो? आपको लग रहा है कि वो फाइट में है? ईमानदारी से नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं विपक्ष में हूं और दूसरे अलायंस में हूं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं जिस तरीके से महागठबंधन में निरंतर एक रशाकशी रही है, अभी तक रही है, अभी भी कई ऐसी सीटें हैं और ना सिर्फ महागठबंधन बल्कि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं राजद जिनमें इंटरनल फाइटिंग ही बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है जब आप, तो बिहार का इलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में आज 4 सीटों पर इलेक्शन है, नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई, इन 4 सीटों पर आज बिहार में इलेक्शन है। बिल्कुल, इनका आज जो है आज मतलब इनके मतदाता जो है आज इनकी किस्मत का फैसला कर देंगे। दोबारा ये संसद पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत जद्दोजहद करके एक एक करके हम आएंगे। इस पर जीते थे। उत्तराखंड की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों की बात करेंगे, बिहार की भी बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओपी यादव जी, आपसे ओपनिंग कमेंट जिस पर पहले भी बात हुई इस डिबेट में, वो ये कि लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि लोग बाहर निकले और फर्स्ट टाइम वोटर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, जिसका जिक्र करीब करीब हर नेता कर रहा है। देखिए सुब्रा, लोकतंत्र का महापर्व है आज और चूंकि फर्स्ट फेज की वोटिंग उत्तराखंड की 5 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हो रही है। और जो यूथ वोटर की आपने बात किया, जो भावेश जी ने अभी एक सर्वे का उल्लेख किया, आप देखिए कि दूसरे मुल्कों में आप लेबर और कंजर्वेटिव की लड़ाई होती है, रिपब्लिक और डेमोक्रेट की लड़ाई होती है। हिंदुस्तान में बहुत सारे दल हैं एकदम। अगर आप हिंदुस्तान के सारे दलों को एक सूची बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी किस राज्य में और किस एरिया में 400 की संख्या है। हाँ, मिजो नेशनल फ्रंट कहाँ है, सिक्किम डेमोक्रेट फ्रंट कहाँ है। बहुत छोटे छोटे राज्यों में काफ़ी दल प्रभावी हैं और कोई 4 विधायक से लेकर के और 2 एमपी से लेकर के बड़ी संख्या तक लोग पहुँच रहे हैं। तो जो लोकतंत्र का आज ये पर्व है, उल्लास का पर्व है एक तरह से। और जो लोकतंत्र में जनता के बीच में जो सबसे बड़ी मास्टर की है,
तो मास्टर की का प्रयोग करके सरकार बनाना और बिगाड़ने का खेल जो जनता के हाथ में है, तो इसमें एक उत्साह और हर्ष होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जहाँ तक मतदान की बात है, मन लगा करके राजनीतिक दलों को, राजनीतिक लोगों को, मीडिया को, सबको इसमें यथोचित योगदान देना। ओपी यादव जी, एक और बात होती है कि मुद्दे तो काम करते हैं देश में और वक्त वक्त पर जनता ये दिखा भी देती है कि विकास ही सर्वोपरि है। चाहे इधर उधर भागने की नेता तमाम कोशिश कर ले, लेकिन विकास के मुद्दों पर जनता वोट करती है। वक्त वक्त पर इसके उदाहरण मिले हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां की तमाम सीटों पर आज इलेक्शन है, वहां पर मुद्दे कितना काम कर रहे हैं, बाकी फैक्टर्स, चाहे वो जाति का फैक्टर हो, धर्म का फैक्टर हो, कितना काम कर रहे हैं। और यही स्थिति बाकी, अगर आप स्टेट्स का उदाहरण देकर के भी समझाना चाहें कि भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर मुद्दों पर कितना वोट करते हैं लोग और बाकी फैक्टर्स कितने हावी होते हैं। देखिए सुब्रा, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट हो रहा है, उत्तरांचल में हो रहा, बिहार में हो रहा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात, जो भी समाज का गंभीर व्यक्ति है वो मूल्य आधारित राजनीति की बात करता है और इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई भी गंभीर व्यक्ति होगा। लेकिन चूंकि जैसे जैसे चुनाव आता है, मतदान का दिन जिस दिन आता है, उस दिन आप देखिए कि जाति एक सच्चाई आती है, धर्म एक सच्चाई आ जाता है। और ये लोकतंत्र की विडंबना है, इसको हम विडंबना के रूप में देख सकते हैं कि हम बातें चाहे जितनी करें और वो फिर वोटिंग के दिन तक आप देखिए कि फिर जब आदमी बूथ की तरफ बढ़ता है, वोटर बूथ की तरफ बढ़ता है, तो फिर वो ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ग्वाला, लाला में तब्दील होता है। और फिर बेसिक इश्यू जो हैं, जो जनता की है, जो रवायत है लोकतंत्र की, उससे वो दूर भागता है, कहीं ना कहीं अपने नेतार्थ के आसपास खड़ा होता है। तो अभी एक तरह से समझिए कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है उसको शैशव अवस्था में मानिए। जब परिपक्व लोकतंत्र आता है तो निश्चित रूप से जाति, धर्म ये सब बेमानी होगा। लेकिन चूंकि 2014 के बाद जब हम चर्चा करने बैठे हैं तो 2014 के बाद काफ़ी परिस्थितियाँ बदली हैं। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो कैंपेनिंग था, इतना जबरदस्त कैंपेनिंग था और एक सेंट्रलाइज कैंपेनिंग था। प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट पे और पार्टी का जो मुखपत्र था और पार्टी की जो योजनाएं थी वो ग्राउंड तक, और जो भावेश जी ने यूथ वोटर की बात कही, तो यूथ वोटर की जो मूवमेंट थी, चूंकि यूथ वोटर बहुत आक्रामक होता है और वो बहुत ज़्यादा मुद्दों में और बहुत सहनशीलता भी नहीं होती, तो वो इमीडिएट रिजल्ट चाहता है। तो एक वो भी बानगी नज़र आई 2014 में। और 2014 के बाद 2019 आते आते 4.5-5 सालों में गंगा यमुना से काफ़ी पानी बह चुका है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेंज आया है। एक तो राजनीतिक तौर पर बड़ा चेंज आ गया है और सामाजिक तौर पर भी चेंज आया। आप देखिए कि राजनीति और समाजशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ की हम चर्चा करने बैठे हैं, या उत्तराखंड जहाँ की हम चर्चा करने बैठे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सामाजिक रूप से जाट और जाटो जो एक साथ नहीं बैठते थे, पहली बार राजनीतिक बूथों की तरफ साथ जा रहे हैं, एक दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक नई चीज पहली बार देखने मुझे लगता है विजय जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के गया में मतदान केंद्र पर बम मिला है। ये बड़ी खबर बिहार के गया से आ रही है। वहां से आपको मालूम है जीतन राम मांझी खड़े हैं हम पार्टी के इलेक्शन में, और वहां पर ये मतदान केंद्र पर आईईडी बॉम्ब मिलने से हड़कंप मचने की खबर है। ये अपने आप में बहुत अहम और गंभीर बात है। अब पुलिस उस आईईडी की जांच कर रही है, आखिर ये कहां से आया, किसने यहां पर रखा, कितना ये स्ट्रॉन्ग आईईडी बॉम्ब है, ये समझने की कोशिश पुलिस कर रही है और वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे इसे सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपने आप में एक बहुत ही गंभीर और एक ऐसी खबर ये है जो कि नहीं आनी चाहिए इलेक्शंस के दौरान, और इसी से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इसी तरह की घटनाओं से बचने के लिए, सुरक्षा की भावना से वोटर्स को बचाया जा सके, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन बिहार में देखिए ये खबर आई है जो कि दुखद है, और इस वक्त वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो आईईडी की जांच करने में जुटे हुए हैं और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। आपको मालूम है कि एक दौर ऐसा रहा है बिहार में जब इलेक्शंस में कितनी धांधलियां हुई हैं, किस तरह के वहां पर कांड हुए हैं, आपको मालूम है। लेकिन अब एक ऐसा दौर है इलेक्शंस के लिहाज से जब ये माना जाता है कि इलेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, फेयर तरीके से हो रहे हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बावजूद इलाका है जहाँ पे जातीय सेनाएं सक्रिय रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर कहा जाए तो 5, 7, 8 साल से वहाँ पे इस तरह की सक्रियता उनकी थोड़ी कम हो गई है।
लेकिन अगर अभी पता नहीं है कि पुलिस ने इसमें क्या इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन वहाँ पे जातीय चुनाव का जो है एक इस तरह का अप्रोच रहा है कि चुनावों को बाधा पहुंचाना, चूंकि उनकी जो लोकतंत्र में कह सकते हैं ना कि जो हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में कितने लोगों की आस्था है, तो ये जो लोकतंत्र का जो मौजूदा सिस्टम है उसमें उनकी आस्था नहीं थी और वो चाहते थे कि चुनाव का दूसरा तरीका अपनाया जाए और वो तरह तरह से अपने बिल्कुल, हालांकि ये इतिहास रहा है बिहार का और गया के आसपास के इलाकों का भी ये इतिहास रहा है, लेकिन आज के फेज में, आज के दौर में अगर ये हो रहा है तो बहुत ही गंभीर और दुखद है। इस बीच हम एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है, बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान ने विवादित बयान दिया है। बालियान ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है, कहा है कि कुछ महिलाएं बुर्का पहन कर आ रही हैं और चेकिंग नहीं हो रही है, ये कहा है संजीव बालियान ने। हालांकि पार्टी की सरकार बीजेपी की ही है, उसके बावजूद वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं बुर्का पहनकर आ रही हैं, चेकिंग नहीं हो रही है। ये किस तरह की आशंका को दर्शाता है? ये मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि क्या कहा है। हमारे पास बयान भी है उनका। मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए हैं अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। अब देखिए, सरकार बीजेपी की है, उस क्षेत्र से सांसद हैं संजीव बालियान साहब, लेकिन ये कह रहे हैं कि देश में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये कैसी आशंका को दर्शा रहा है भवेश जी? ये एक्चुअली चुनाव आयोग ने भी इस बार एक ऐसा दावा किया था कि वहाँ पे महिला पुलिसकर्मियों को रखा जाएगा, हर बूथ पे ऐसे तैनाती होगी कि जिसमें जो महिलाएं आ रही हैं उनकी चेकिंग होगी। बुर्का पहन के आ सकती हैं वो, लेकिन उनके पास जो वोटर कार्ड है उससे उनका चेहरा मिलाया जाएगा और उसके बाद ही इंश्योर किया जाएगा कि वो अपना मतदान करें। और ये मुझे लगता है इस आरोप में कोई वो नहीं, दम नहीं, मतलब दम है कि अधिकतर अभी सुबह से हम लोग देख रहे हैं तमाम जो है बुर्के में महिलाएं आ रही हैं, वोट कर रही हैं और वो बुर्के में ही लोगों से, मीडिया से भी बात कर रही है, वहाँ से निकल के फर्स्ट टाइम वोटर भी बात कर रहा है और तमाम तरह के। तो ये है एक आशंका है जो उनकी, उस पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और वहाँ के जो उनके तैनात कर्मचारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि एक निष्पक्ष पोल की बात आती है तो इसमें सभी पक्षों की बात आनी चाहिए और सभी पक्षों की जो को कह सकते हैं कि उनको वो एक निश्चिंतता उनके अंदर होनी चाहिए कि हाँ, चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। नहीं, पुलिस पर अगर आरोप लगाया जा रहा है तो पुलिस सही तरीके से काम करे, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या अपने ही सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करें? इस वक्त चुनाव आयोग उसमें सत्ता में होता है और कोई भी सरकार काम नहीं कर रही होती है, इसलिए सीधे चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है। अधिकारी चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते हैं, डीएम जो होता है वो चुनाव अधिकारी होता है जिले का। तो सरकार पर हम इस पर आरोप नहीं कर सकते क्योंकि अभी चुनाव आयोग पूरी तरह से सारी व्यवस्था को कंट्रोल करता है, तो निश्चित रूप से उनका ये आग्रह चुनाव के प्रति है, चुनाव आयोग के। तो आपको लगता है कि इस तरह के दावों में दम हो सकता है? अब देखना होगा आगे, इस पर जांच भी होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या वाकई जो संजीव बालियान साहब कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं आ रही हैं बुर्का पहन करके, उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान साहब जो कि सत्ता पक्ष के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसका ध्यान लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो भी अपडेट इसमें आएगी हम बताएंगे। लेकिन विजय जी, जो बात हम कर रहे थे कि मुद्दे कितना काम करते हैं और बाकी फैक्टर्स कितना काम करते हैं, यानी कि जाति धर्म के फैक्टर्स कितना काम करते हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर गन्ना किसानों का मुद्दा है, जहां पर सांप्रदायिकता मुद्दा है, जहां पर बेरोजगारी मुद्दा है। आपके लिहाज से आज जब वोटर्स फर्स्ट फेज में जो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, उनके जहन में कौन कौन से मुद्दे काम करेंगे? या फिर जो जुमला करीब करीब हर बीजेपी के नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता दोहरा रहे हैं कि राष्ट्रवाद पर वोट डालिए। अभी कुछ देर पहले मोहन भागवत को हम सुनवा रहे थे, उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पर वोट डालिए। ये सब कितना अहम रहने वाला है? नहीं, दरअसल देखिए 2014 से उत्तर प्रदेश की सियासत में या देश की सियासत में भी देखिए तो एक रेखा खिंच गई है, जिसमें एक तरफ मोदी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ मोदी के विरोधी हैं।
14 में भी वो स्थिति थी, 17 में भी वो स्थिति थी, और जब स्थानीय निकायों के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, नगर निगमों के, तब भी यही स्थिति थी कि मोदी के साथ कौन है और मोदी के खिलाफ कौन है। तो दो फोर्सेस है, इसीलिए यूपी में देखिए गठबंधन बना। 9 सीटें ऐसी हैं यूपी में जहां 4 पार्टियां एक साथ हैं, कांग्रेस भी उसमें साथ है, मतलब सपा बसपा आरएलडी भी है और कांग्रेस भी है। वो 7 सीटें कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ी और गठबंधन ने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। तो 9 सीटें ऐसी हैं जहां ये लोग एक साथ हैं और ये मोदी के खिलाफ हैं। बाकी जगहों पे देखिए 3 पार्टियों का गठबंधन काम कर रहा है, और ये गठबंधन बड़ा रेयर है जो एक साथ आया है। ये अपने आप में जो अभी जिस सामाजिक बदलाव की बात कर रहे थे, परिवर्तन का नए इक्वेशन की बात कर रहे थे यादव जी, मैं उसी बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि ये बदलाव वास्तव में जमीन पे कितना गया, क्योंकि एक बदलाव सपा बसपा गठबंधन, सपा और कांग्रेस गठबंधन में भी था विधानसभा के चुनाव में, लेकिन वो बदलाव क्लिक नहीं किया, उसमें दोनों के वोट कम हो गए। और अब एक नया बदलाव आया है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय 2 का एक दौर चल रहा है, और ये जो परिवर्तन का नया दौर है, इसमें जो ओबीसी और एससी की जो ऊंची जातियां हैं, मजबूत जातियां हैं, उनसे अलग हटके लोग अपनी राजनीतिक पहचान की तलाश कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज है, बड़ी तादाद में है वो, उसके अपने उसके जो अपने सपने हैं, अपने मुद्दे हैं, वो भिन्न किस्म के हैं। अगर आप राइन, मोमिन, सलमानी, अंसारी और इन जातियों के लोगों से बात करिए तो ये इनके सब हस्तशिल्प वाले लोग हैं, और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो यूपी गवर्नमेंट करती है, मेरा मानना 1 कास्ट 1 प्रोडक्ट टाइप का मामला है यहाँ। कोई बढ़ई का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, ये सब हुनर के काम है। ये कोई आजकल इन पेशों में विशेषज्ञता है जिनकी वो किसी बहुत अच्छे लर्नेड आदमी से ज्यादा पैसे कमाते हैं और उनका ब्रांड बन जाता है। तो ये जातियां ये भी अपनी पहचान तलाश रही हैं, और जो हिंदुओं में अति पिछड़े हैं उनकी भी सब जातीय पहचान के लिए जद्दोजहद है। 2014 में भी वो जद्दोजहद दिखी थी, 2017 में भी वो जद्दोजहद दिखी थी। कल मैं अमेठी में था, वहां एक चैनल में एक कश्यप एंकर थी, उनके सामने एक लड़का आया, मैं बैठा हुआ था, उसने कहा मैडम मैं भी कश्यप हूं, और यहाँ कश्यपों का जो आरक्षण है वो एक पिछड़ी ऊंची जाति का नाम लिया और कहा कि वो सब खा जाते हैं, हम लोगों को नहीं मिलता। हाई स्कूल या इंटर का बच्चा रहा होगा वो। तो इस तरह की जो सोच है, इस सोच में आप बताती है कि रिजर्वेशन में हिस्से की भी बात लोगों के दिमाग में है, जिसकी बात काफी जोर शोर से भारतीय समाज पार्टी वो ओम प्रकाश राजभर बराबर उठाते रहे। योगी जी ने भी विधानसभा में कहा था कि हम इसको आगे लेके चलेंगे। दरअसल ये सारे जो नए सपने हैं कि भाई हमारा भी तो कुछ हक है इन चीजों में, तो जो हक तलाश करने की बात है, जो अपने मुद्दों की तलाश करने की बात है, वो कहीं न कहीं चुनाव में वोटिंग के समय ये असरदार रहेंगे। और यही बात ओपी यादव जी। एक और सवाल है विजय जी से। विजय जी, ये जो अभी जो सवाल उठाया है केंद्रीय मंत्री ने, अशोक बालियान ने, संजीव बालियान ने, कि बुरके वाली बात जो उठाई है, पिछली बार ये कहा गया था कि बुरके से जो है बीजेपी के लिए वोट निकला था, क्योंकि 3 तलाक का इशू था। क्या भारतीय जनता पार्टी का भरोसा इन बुरकों में थोड़ा कम हो गया है? ये जो सवाल उठाया, ठीक है, ये चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाई है, ये जिस पर मैंने बोला कि ये होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी थी चुनाव आयोग के सामने, बाकायदा मांग रखी थी, और उस मांग के आधार पर ही चुनाव आयोग ने ये तय किया कि वहाँ पे महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा, महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया जाएगा, जो बुरके के अंदर जो वोट देने वाली आएंगी महिलाएं, उनका वोटर मिलान करेगी और उसके बाद उनको वोट करने का परमिशन दिया जाए। लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं कि उनका चेकिंग नहीं हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी का भरोसा थोड़ा कम हुआ है? नहीं, इसमें एक अलग बात है। देखिए, ये 2 वजहों से ये बयान सामने आते हैं। हम लोगों ने ग्राउंड पे बहुत काम किया, बूथों पे खड़े होके पूरे दिन समझने की कोशिश की है कि स्ट्रेटजी क्या होती है जो फर्जी वोटिंग करा लेते हैं मशीनों में भी। देखिए, एक तो जैसे कोई किसी एक खास जाति या धर्म के दबदबे वाला क्षेत्र है, जहां किसी प्रत्याशी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं है, यहां तक कि उसको बूथ एजेंट भी नहीं मिलते उस गांव में, तो वहां पे ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। उसमें स्ट्रेटजी ये की जाती है कि सुबह उन लोगों के वोट डलवाए जाते हैं जो उस गांव में नहीं रह रहे हैं इस समय, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो सबसे पहले चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लाइन लगा के उनको, और वहां कर्मचारियों को भी थोड़ा मिला लेने की कोशिश होती है कि भाई स्याही मत लगाना, या स्याही लगाते हैं तो तेल वेल लगा के हाथ में ग्रीस वगैरह लगा के उसको मिटा देते हैं। और जब तक वो जो वोट वहां अनुपस्थित है, वो वोट डलाने का पूरा क्रम चलता है। 10-11 बजे तक जब सारा वोट उनका पड़ जाता है, तब एक्चुअल वोटिंग शुरू होती है। ये एक स्ट्रेटजी है। दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं अगर वोट करेंगी इस तरह से,
तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए वोट नहीं करेगी। बीजेपी को वोट देने वाली जो महिला बुरके में आएगी वो चुपचाप वोट देगी और ये सोचेगी कि भाई कोई जान न ले कि मैंने बीजेपी को वोट दिया और धीरे से निकल लेगी, वो दोबारा वहां रिपीट नहीं करेगी। तो ये बात बालियान समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये बालियान की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि जो इस तरह की फेक वोटिंग होती है सुबह सुबह, उसको रोकने की भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि नहीं भाई हम लोगों को जानकारी है और अगर इनका बयान टीवी पे जब प्रसारित होगा तो लोग थोड़ा अधिकारी भी सतर्क होंगे। और जब विपक्ष सवाल खड़ा करता है ईवीएम पर या फिर ऐसी व्यवस्थाओं पर, तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि उन्हें शायद कुछ आशंका है अपनी जीत को लेकर के। क्या ये बात लागू हो सकती है? संजीव बिल्कुल भी, ये भी लागू होगी। सारे पहलू, चुनाव है ये, इसमें कोई पहलू हम छोड़ नहीं सकते। ये पहलू भी इसमें लागू होता है कि आदमी को लगता है कि भाई हमारे खिलाफ वोट ज्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि स्ट्रेटजी भी हो सकती है। स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जो सुबह जो वोटर अनुपस्थित होते हैं उनका जो वोट परसेंटेज उसमें जाता है मशीन में, वो रुके किसी तरीके से। क्योंकि आप जानिए कि नौकरी पेशे के लिए पश्चिम हो या पूरब हो, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी रहते हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं वो वोटर हैं मुजफ्फरनगर में और रहते दुबई में हैं, तो उनके वोट क्या होगा लोगों को पता होता है, वोट डलवा लेते हैं। तो ये उस वोट को रोकने की एक स्ट्रेटजी है। और दूसरी कुछ केंद्रीय मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर है और उनके सामने चुनौती है सीटें बचाने की। हम उनका जिक्र कर लेते हैं जल्दी से, ओपी यादव जी। और उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें, यहाँ पर वीके सिंह गाजियाबाद से हैं, जिनके बारे में शुरू में कहा जा रहा था कि अंदर से ही उन्हें कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पिछली बार जो मैसिव विक्ट्री उन्हें मिली थी उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार भी मजबूत स्थिति शायद उनकी लग रही है। महेश शर्मा हैं गौतम बुद्ध नगर से, वो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो स्पेकुलेशंस हैं गठबंधन को लेकर के वो निराधार हैं और वो ही जीत रहे हैं। इसके साथ ही सत्यपाल सिंह हैं जिन्हें सीधी चुनौती जयंत चौधरी दे रहे हैं बागपत से, और वो भी ये कह रहे थे कि कोई चुनौती नहीं है बल्कि हम ही जीत रहे हैं। हालांकि ये दावा तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन खासतौर से ये सीटें, ये 3 सीटें जिसका जिक्र मैंने किया और संजीव बालियान साहब की सीट मुजफ्फरनगर, इन लोगों की जो बड़ा स्टेचर रखते हैं पार्टी में और बड़े पद पर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या इनकी सीटों पर ऐसा लग रहा है कि चुनौती बीजेपी को मिल रही है या फिर सेफ है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की बात हो, जैसे बागपत और मुजफ्फरनगर, यहाँ तो निश्चित तौर पर बहुत टफ फाइट है। और जो अभी बालियान साहब का जो पसोपस दिखा, तो जैसे लिफाफा देख के मजमून जल्दी से एक अपडेट मैं दर्शकों को दे देती हूँ। 10% वोट कैराना में हुए हैं 9 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से भी आ गए हैं आंकड़े, 11% वोट 9 बजे तक मुजफ्फरनगर में पड़े हैं। अलग अलग जगहों के ये आंकड़े फिलहाल 9 बजे तक के हमारे पास आ रहे हैं और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऊपर जो ये मीटर चल रहा है, वोट मीटर, उसमें आप देख सकते हैं जगह का नाम और वहां पर 9 बजे तक कितना % वोट गया है। ओपी यादव जी, जैसे लिफाफा देख के मजबून आदमी समझ जाता है या राजनीतिक व्यक्ति भी समझता है और जनरल व्यक्ति भी समझ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो इंटैक्ट हुआ है, जो सोशल कम्बिनेशन और पॉलिटिकल कम्बिनेशन की बात हम लोग बहुत पहले से करते चले आए हैं। तो जैसे बागपत और मुजफ्फरनगर की जो सीटें जहां बड़े चौधरी और छोटे चौधरी चुनाव मैदान में है, तो निश्चित तौर पर जाट लैंड में बागपत में इसके पहले भी चौधरी साहब चुनाव हारे हैं, सोमपाल शास्त्री जी से हारे हैं और वीके सिंह साहब से हारे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार बहुत टफ फाइट है जाट लैंड में। और दूसरा जो जाटो मुस्लिम अलायंस है वो बहुत मजबूती से ज़मीन पर है। जो अभी ये सिकंद दिखी आपको शुरुआती दौर में ही, तो कहीं ना कहीं ये जिसको कहते हैं ना कि दिल की धड़कनें बड़ी होना, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जाटलैंड में ये चीज़ दिखाई दे रही है। और दूसरा एक बड़ी चीज़ इस बार हुई है, जो मैंने कहा ना कि 2014 के बाद काफ़ी परिस्थितियाँ बदल गई पश्चिम उत्तर प्रदेश में। चौधरी अजीत सिंह शायद अपने राजनीतिक जीवन में इस बार जैसे लोगों से जब बात कर रहे हैं तो ऐसा बात कर रहे हैं कि जैसे उनका आखिरी चुनाव हो या आखिरी लड़ाई कैबिनेट बर्थ की लड़ रहे हो, दिल्ली के लिए लड़ रहे हो, ऐसी बातचीत। और जैसे वो एकता सम्मेलन कर रहे हैं, तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने भी जाट और मुस्लिम एकता पर काफ़ी काम किया था। तो जब वो गाँव में जा रहे हैं तो एक तरह से सहानुभूति का वातावरण बन रहा बड़े चौधरी के साथ। तो कहीं ना कहीं जो बालियान साहब को दिक्कत, और जो मैंने कहा ना कि टेक्निकल वोटिंग, जो मुस्लिम वोट है वो टेक्निकल वोटिंग का सहारा लेता है कि क्या माहौल बन रहा है। तो गठबंधन कहीं ना कहीं, जैसे कांग्रेस के कैंडिडेचर नहीं है मुजफ्फरनगर में और बागपत में, तो एक तो जो सेकुलर वोट की डिवीजन की आशंका है पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई। यहाँ पर 2 पार्लियामेंट सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर और बागपत की। तो निश्चित तौर पर भाजपा बनाम गठबंधन चुनाव हो रहा 2 सीटों पर, चूंकि अघोषित रूप से कांग्रेस का समर्थन है छोटे चौधरी और बड़े चौधरी को। तो कहीं ना
कहीं अब जाट वोटों में क्या डिवीजन होगा, जो हिंदू लाइन का जाट वोटर है वो क्या हिंदू बन जाएगा, या फिर किसान मानसिकता से वोट होने जा रहा है, चौधरी चरण सिंह की विरासत को वोट देने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पसोपस का जो वातावरण शुरुआती दौर में फैक्टर है, धर्म फैक्टर है और पेशा भी फैक्टर है, उनकी जो पहचान है। अगर किसान के आधार पर वोट करते हैं। मैं पूछूंगा ओपी जी जी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 2013 के दंगों का कोई असर इस चुनाव पे अभी कायम है? और जो जाटों में जो खाप का अलग अलग है, जैसे टिकैत साहब कभी चुनाव नहीं जीत पाए, बहुत कोशिश की, किसानों के बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे कई बार चुनाव लड़े, हार गए, तो इसका क्या असर पड़ेगा? एक दंगे का जो 2013 में हुए थे, और दूसरा ये जो खाप की जो सियासत है जिसमें बटे हुए हैं, मलिक कांग्रेस के साथ ज्यादा रहता है, तेवतिया चौधरी अजीत सिंह के साथ और बालियान भाजपा के साथ, तो इस पे थोड़ा सा चौधरी साहब प्रकाश डालें। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और चाहे हरियाणा में जाटों में जो खाप हैं, तो खाप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। और शुरुआती दौर में आप देखिए 52, 57, 62, 67 तक लगातार खापों ने बड़ा जोरदार असर, राजनीति के फैसले बदलवा देती थी। जैसे बालियान खाप, संजीव बालियान साहब को बीजेपी के कैंडिडेटर हैं, बालियान खाप बीजेपी के साथ रहती है। और तेवतिया को आपने देखा कि भट्टा परसौल में राहुल गांधी के साथ वो मूवमेंट कर रहे थे, और तेवतिया कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा समर्थन रहता है, मलिक कम्युनिटी का रहता है। तो अलग अलग खापों का असर है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार देखिए, जब मामला अस्तित्व का आता है तो उपजाति का मैटर गौण हो जाता है। इस बार कहीं ना कहीं ये चौधरी अजीत सिंह या छोटे चौधरी बड़े चौधरी की बात किया जाए तो जाट अस्तित्व की बात है। और दूसरा 2014 में आपने देखा कि जाटों का बहुत ज्यादा वोट बैंक या जो मत विभाजन हुआ जाटों में, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, क्योंकि जो हिंदू आवरण आया 2014 में भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कहीं ना कहीं डिवीजन होता नजर आया। और कहीं और थोड़ा सा ये हुआ कि भाई चौधरी साहब बहुत दमदारी से बात नहीं उठा पा रहे हैं समाज की, तो सामाजिक रूप से भी, और इसमें अखिल भारतीय जाट महासभा का बहुत बड़ा रोल था। वो राजस्थान से लेके हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश तक था। वो आप हरियाणा में देखिए थी, जो चौधरी देवीलाल के परिवार में इस समय तनातनी चल रही है, उसको लेकर के भी खापों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। चाहे बालियान खाप हो, चाहे तेवतिया खाप हो, चाहे तीनों खापों में, चाहे मलिक खाप हो, तीनों खापों में वहां भी बहुत गुस्सा है कि क्यों सारे घर में क्यों लड़ाई हो रही। तो और दूसरा जो वहां पर पलायन का मुद्दा है, क्योंकि बहुत देखिए गठबंधन ने भी और कांग्रेस ने भी आखिरी समय में पश्चिम उत्तर प्रदेश में रैलियां और रोड शो का आयोजन किया, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को बहुत गरमाने का मौका नहीं मिला है। तो बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता का या पलायन के मुद्दे को बहुत ज्यादा गर्मी जमीन से नहीं मिल पा रही, खासतौर से इसका जितना असर 2014 में था उतना तो नहीं ही है, लेकिन कितना असर है ये से और हम समझने की कोशिश करेंगे और जाति समीकरणों को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आपने एक बात अहम कही कि मुख्य मुकाबला जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर खासतौर से बीजेपी बनाम गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका है, कहां पर ट्रायंगल क्रिएट कर सकता है कांग्रेस, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि मैं बात कर रही थी उन सीटों की भवेश जी जहां पर केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर है, उत्तर प्रदेश की सीटें हैं और नागपुर की सीट है एक महाराष्ट्र की, जहां पर नितिन गडकरी के क्षेत्र में आज चुनाव है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ये होता है कि विकास के काम उनके पास गिनवाने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन साथ ही जनता की अपेक्षाएं भी उनसे ज्यादा होती हैं। तो आज जो स्थिति बता रही है इन मंत्रियों की, उससे क्या लगता है, सेफ हैं या फिर चुनौतियां हैं? देखिए, जो जहाँ पे ये मंत्री खड़े हैं और भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 मंत्री, मोदी सरकार के 4 मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन चारों जगहों पर अगर इन मंत्रियों से देखा जाए तो उम्मीदें उस स्तर पे पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन ये इन मंत्रियों के जो वोटर हैं वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन मंत्रियों को शायद एक बड़ा तबका माफ़ कर देने की स्थिति में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी जो है इनसे आगे काम ले लेंगे या मोदी इनको बदल देंगे। मोदी के प्रति आस्था जो है इन मंत्रियों की शायद किस्मत थोड़ी ठीक कर दें। लेकिन जो यादव जी कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पे चीज़ें कुछ रिपेयर हो रही हैं, बदल रही हैं, स्थानीय स्तर पे कुछ मुद्दे प्रभावी हो गए हैं, लेकिन उन मुद्दों में सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि स्थानीय स्तर पे उनका कास्ट कम्युनिकेशन कैसे काम कर रहा है। ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग सेना में हैं और वहाँ पे भी जो कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय में सेना के जिस ढंग से सीमा पर तनाव में रहा है, सीमा पर तनाव रहा है, वहाँ पे सैनिक मारे गए हैं, वो मुद्दा भी कहीं काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये मुद्दा काम कर रहा है वहाँ पे कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबसे मजबूत सरकार देंगे और पाकिस्तान हमारे लिए चैलेंज है। ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं पूरे देश में काम कर रहा है।
क्योंकि ये मैं जिस सर्वे की बात कर रहा था उस सर्वे में ये बात 18 का सर्वे है और आखिरी दिनों का सर्वे है, जिसमें ये बात सामने आई है कि अभी भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, और ये इसकी संख्या बहुत सिग्निफिकेंट है, चंद्रबाबू नायडू वोट डाल रहे हैं। 76% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान चैलेंज है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा कैसे जमीन पर काम कर सकता है। ठीक है, तस्वीरें भी बीच बीच में हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। चंद्रबाबू नायडू वोट डालने पहुंचे, कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। और इसके साथ ही जगन मोहन रेड्डी वोट डालने पहुंचे थे, ये भी हमने आपको दिखाया। तो कुल मिलाकर के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। साउथ की भी कई सीटें हैं जहां पर आज इलेक्शन हो रहे हैं, और पूरे भारत में 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर आज वोट हो रहे हैं, और उन्हीं सीटों पर हम जो हालात हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद के मसले पर इससे पहले कि मैं आऊँ, जो बात कह रहे हैं विजय जी, भवेश जी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों का जो काम है उससे ज़्यादा मोदी के चेहरे पर वोट डाल सकती है उन्हें जनता। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, काम से ज्यादा चेहरा? दरअसल पूरा चुनाव ही मोदी वर्सेस अदर्स हो रहा है। एक तरफ सभी हैं, दूसरी तरफ मोदी है, और ये चीज अपने आप में ये जताता है। देखिए, इतने बड़े पैमाने पे दल बदल हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखिए, समाजवादी पार्टी के जो दमदार गुर्जर नेता थे, जमे जमाए बीरेन्द्र सिंह जैसे लोग, या फिर अभी भाटी चले गए, ये सब बीजेपी की तरफ स्विच कर गए। अगर इनको मौसम विज्ञानी कहें तो हम चुनाव का नतीजा समझ सकते हैं क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम माने कि ये लोग, इनको जमीन की कोई जानकारी नहीं है, तो हम मानेंगे कि ये एक ऐसी पार्टी में चले गए जहां ढेर सारे लोग पहले से हैं, 324-25 विधायक हैं, और वहां पे तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बदलाव वहां हुआ। भीम आर्मी वहां पे सहारनपुर में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। भीम आर्मी यूथ जो जाटो हैं उनका सबसे उत्साही संगठन है, जो कहीं भी जाता है तो ढेर सारे यूथ के साथ जाता है। अभी खबर है कि एक रैली में मायावती भीम आर्मी के खिलाफ बोल रही थी मंच से, और सामने भीम आर्मी का झंडा लेकर के कुछ लोग पहुंचे हुए थे। देवबंद की रैली में ऐसा देखा गया था कि वो भीम आर्मी के, वो जो सबसे बड़ी रैली थी जिसमें 5 लोकसभा क्षेत्रों को बुलाया गया था, गठबंधन की रैली थी, और उस रैली ने भी बहुत माहौल बदल दिया। क्योंकि उस रैली में बसपा अध्यक्ष ने जिस कम्युनिटी से वोट मांगा, उस वोट मांगने की वजह से वहां का जो केमिस्ट्री है वो फिर से उन्होंने पुराने जमाने में पहुंचा दिया, फिर से बदल दिया। जो चीजें आप देखिए, उसके 2 दिन पहले चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि अब नफरत खत्म हो गई है, भाईचारा फिर से कायम हो गया है। लेकिन जो मायावती जी की रैली जब हुई, गठबंधन की रैली हुई, तो उसमें फिर से बात ये आ गई कि बाकी भाई गठबंधन को ही वोट करो और किसी को वोट न करो। मुस्लिम समाज से उन्होंने अपील करी। योगी जी पहुंचे, इन्होंने कहा कि भाई जिनसे उन्होंने वोट मांग लिया है उनसे छोड़कर बाकी जिनसे नहीं मांगा वो सब हमको वोट दे दें। तो ये जो केमिस्ट्री है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष में? ये बड़ा दुविधापूर्ण बात है। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी बाहर निकले हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देख लें, जहां मंत्री भी हैं, 3 मंत्री वहां दांव पे है, बीके सिंह, महेश शर्मा और अच्छा, इस बीच एक शामली से खबर आ रही है सर, आपके पास मैं लौटती हूं, लेकिन खबर बहुत अहम है। दलित वोटर्स को मतदान नहीं करने दिया गया है, ये एक डिस्टर्ब करने वाली खबर आ रही है शामली से। मतदान पर्ची के बाद भी उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। सूची में उनका नाम था, उसके बावजूद उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। उनके वोट डालने पर रोक लगा दी गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के वीवी कॉलेज के बूथ संख्या 46 का यह मामला है, और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है, आप समझिए। शामली से खबर आ रही है। जी जी जी, क्या किसी जातीय समूह ने रोका है या प्रशासन ने रोका है? किसने रोका है? तब तो समझ में आएगा कि वास्तव में हुआ क्या। बिल्कुल, फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि वीवी कॉलेज के बूथ संख्या 46 का ये मामला है, लेकिन आखिर दलित वोटर्स को वोट करने के लिए किसने रोका, ये बहुत अहम सवाल है। धीरे धीरे करके और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे सामने आएगी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो खबर है ये शामली से आ रही है। शामली से ऐसी खबर आना, ओपी यादव जी, इसके क्या मायने हैं? देखिए, शामली जो जिस पार्लियामेंट सेगमेंट में है, तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के गठन के बाद और जो वहाँ पे त्रासदी हुई, तो जैसे गुजरात में आपने देखा ऊना कांड के बाद एक डेवलपमेंट हुआ, सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप हुई, तो कहीं ना कहीं यूथ जो दलित और खासकर जाटो कम्युनिटी का जो यूथ वोटर है
वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के साथ या भीम आर्मी के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें भी परिभाषित करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं भीम आर्मी और जो अपर क्लास के बीच में वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही थी उसका भी नतीजा हो सकता है। ठीक है, तो शामली से खबर आ रही है, डिटेल्स हम मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो खबर है उसके लिहाज से आखिर जिसका भी हाथ इसके पीछे हो, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। विजय जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि शामली का जो वोटर जो कैटेगराइजेशन है, यहाँ वहाँ के जो समीकरण है, आखिर इसके मायने क्या हैं अगर दलित वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है? देखिए, जब तक डिटेल ना हो कि रोका गया, किसने रोका, क्या बीजेपी के कैंडिडेट ने रोका या फिर गठबंधन के रोका या किसी तीसरे पक्ष ने रोका है या फिर वहां के प्रशासनिक जो बूथ के जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने रोका है, किस वजह से रोका है, ये चीज जब तक क्लियर ना हो तब तक इस पे टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि किसी को वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति रोकेगा भी तो अगर अभी रोका गया है तो 1 घंटे बाद वो वोट डाल लेगा। और क्यों रोका गया है, बूथ के बाहर 200 मीटर दूर अगर कोई गतिविधि हुई है, देखिए एक स्ट्रेटजी और होती है, अगर कहीं दबंग मजबूत दबदबे वाला गुंडा टाइप का एलिमेंट चुनाव लड़ता है तो वो उन लोगों से वोट के कार्ड ले लेता है, उनके जो पहचान पत्र हैं जिनसे उसको उम्मीद रहती है कि हमें वोट नहीं करेंगे, तो वो उन लोगों को बूथ तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है। मैंने देखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे ये आजमाई जाती है कि 4-6 हजार जो उनके विरोधी वोट हैं उसमें से 4-6 हजार के कार्ड लेके रख लो और पहले जाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमको समर्थन दीजिए। लोग तो चेहरे पे कहेंगे ही हाँ भैया समर्थन करेंगे, तो कहते भैया समर्थन इतना है कि अपना पहचान पत्र हमको दे दो। पहचान पत्र लेके रख लिया, 4-6 हजार लोगों को वोट डालने से रोक दिया तो उनकी जीत हो जाती है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रेटजी हो सकती बस डिबेट के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपी यादव जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। जो राष्ट्रवाद की बात हो रही थी, भवेश जी ने कहा कि राष्ट्रवाद का मसला जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हावी रह सकता है क्योंकि यहाँ पर उस तरह का वोट बैंक है। कितना हावी रहने वाला है पाकिस्तान का मसला या आतंकवाद का मसला या राष्ट्रवाद का मसला या राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला? और दूसरा सवाल ये भी कि कांग्रेस कितना बड़ा फैक्टर यहाँ पर हो सकती है? जल्दी से सर, वक्त 2019 के जो पार्लियामेंट का जो नैरेटिव है दोनों नेशनल पार्टी का, जो मैंने शुरुआत में कई बार आपके यहाँ कहा कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी पर भारतीय जनता पार्टी मूवमेंट कर रही है और दूसरा जैसे न्याय पर कांग्रेस काम कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 8 पार्लियामेंट सेगमेंट है इसमें चूंकि मुस्लिम डोमिनेशन की काफ़ी अच्छी संख्या है, तो भारतीय जनता पार्टी भी गाहे बगाहे नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को गर्म करके कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को भी गरमाना चाहती है जमीन पर कि आप कितना गरमा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो नेशनल सिक्योरिटी पर उसके वोट बैंक का सेंट्रलाइजेशन होता है, एक तो बड़ी चीज ये है। और दूसरा डिफेंस पर्सनालिटीज बहुत हैं, आप बूथ वाइज अगर देखेंगे तो। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात रख रहे हैं, हम उन्हें सुन लेते हैं। दूसरे लोग हट जाओ, मीडिया को बात कर रहे हो हट जाओ, अपना पूरे उतर जाओ, पूरे हट जाओ, तुम लोग हट जाओ। माइक दे दो, अब थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ भाई, अब धक्का धुक्की आराम सब रेडी। हाँ प्रमोद जी, एक प्रमोद पूछेंगे। थोड़ा गन नीचे ले लीजिए प्लीज सर। सर आपने वोट डाल दिया, अपना वोट जो कीमती वोट कहते हैं वो डाल दिया आपने जी। क्या उम्मीद करते हैं तेलंगाना और साथ में आपके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तमाम चिवड़ला पार्लियामेंट के, हैदराबाद के, तेलंगाना के वोटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ निकल कर पोलिंग करिए। अभी तक पोलिंग बहुत स्लो है, पोलिंग को तेज़ करवाइए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। पोलिंग को जाकर वोट डालिए, अपने पसंद और नापसंद का इजहार करिए। रहा सवाल कि तेलंगाना में क्या होगा, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर तेलंगाना की आवाम ज़रूर उन तमाम पार्टीज़ को और उन फॉर्मेशन को कामयाब करेगी जो तेलंगाना के लिए काम करती आई है, जिन